मैं बाहर था, हम और भी लोग थे मेरे साथ, जॉन भाई भी थे। हम एक होटल में, मेरा कमरा था जैसे इस मंजिल पे, उसके ऊपर 3 मंजिल ऊपर जॉन भाई था, जमाल एहसानी था, जमाल कमरा उनके बराबर में और लोग थे, हिंदुस्तान से बहुत लोग आए हुए थे। तो मशायरे से एक दिन पहले सारा दिन खाली था, रात भी खाली थी, उसके बाद बड़ा मशायरा था। तो सुबह मुझे 11 बजे जॉन भाई ने फ़ोन किया, कहने लगे जानी। मैंने कहा जी जॉन भाई बताइए। कहने लगे आज का दिन खाली है। और मैंने कहा कि हाँ खाली तो है। तो कहने लगे कि आज तुम्हारे यहाँ जमेगी। वो मेरा जो कमरा था उसमें बाहर एक बड़ा, जिसमें सोफ़े वोफ़े पड़े थे, एक बड़ा कमरा था। कहने लगे वहाँ जमेगी। मैंने कहा आ जाइए, कोई बात नहीं है। 11 बजे दिन में आ गए सारे के सारे लोग। और वो जानते हैं, वो ज़्यादा उसका जानते होंगे, वो जो एक बड़ी बड़ी बोतलें आती हैं डिम्पल, तो तीन वो बोतलें थी, ब्लैक लेबल की एक थी, वो सारी की सारी वहाँ रख दी। और मुझे तो कहीं जाना था, मैं तो चला गया 12 बजे। उसके बाद मैं लौट के जब आया हूँ रात को 11 बजे, तो दौड़ चल रहा था और काफ़ी लोग, सारे दिन यही होता रहा। उसके बाद मैंने जमाल से कहा कि भाई अब जॉन भाई को लेके जाओ। मैंने कहा जॉन भाई अब आप सो जाइए, कोई 12 का अमल हो गया। तो कहने लगे अच्छा जानी मैं चलता हूँ। वो लेके उसे ऊपर गए। मैंने वो सारे गिलास और सारी चीज़ें सब संभाली, साफ़ किया। और जो एक डिम्पल थी वो क्वार्टर से ज़्यादा, गोया आधे से कम एक बाकी थी, वो मैंने सोफ़े के पीछे रखी। और उसके बाद सब मैंने सफाई कर ही रहा था कि टेलीफोन बज गया। मैं समझा कि लॉकआउट हो गए, कोई कमरा नहीं खुल रहा, क्या हो रहा है इनका। तो कहने लगे जानी। मैंने कहा जी जॉन भाई क्या हुआ, आप कहाँ हैं। कहने लगे मैं तो बिस्तर में लेटा हूँ, तुमने कहा था सो जाओ, मैं तो लेट गया। तो मैंने कहा भाई फिर सो जाइए। कहने लगे मगर वो आधी जो रखी हुई है। मैंने कहा आप इसकी फिक्र ही ना करें, वो मैंने सोफे के पीछे रख दिया है, आपको बिल्कुल वक्त पे मिल जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। कहने लगे बस बस जिंदाबाद जानी। बस उसके बाद वो सो गए। जहाँ तक जॉन के बारे में गुफ्तगू का सवाल है, जॉन से मालूम नहीं क्या था, पहले तो थोड़ी बहुत मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने अपने जाने से पहले मुझसे ज़्यादा मिलना शुरू कर दिया था। बल्कि पहले वो जहरा आपा कहते थे, फिर उन्होंने मुझे बुब्बू कहना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई ये क्यों आपने अब मेरा नाम बदला। तो उन्होंने कहा असल में अमरोहे में हमारी एक बहन रह गई, उनको हम बुब्बू कहते थे, तो इसलिए हम आपको भी बुब्बू कहते हैं। मैं हमेशा से बड़ी बहनों की तरह उनकी सेहत के बारे में मुतफक्किर रहती थी। जॉन आए हो तो थोड़ी देर बैठो और सुनो, खाना खा के जाना। हमेशा एक ही जवाब मिला, बुब्बू खाना बांध दो, घर लेके जाऊंगा। अरे भैया यहीं खा लो जो खाना है। नहीं वक्त नहीं आया, अभी खाने का वक्त नहीं आया। अरे जॉन क्या बात कर रहे हो, रात के 10:30 बज रहे हैं, 11 कब खाना खाओगे। उनके साथ कोई ना कोई उनका मुसाहिब ज़रूर होता था। वो कहता नहीं इनके रात के खाना खाने का वक्त तो कोई 3:30 बजे है, अभी तो बहुत जल्दी है। खैर बहरहाल वो खाना थोड़ा सा वो बनवाते थे और इसरार ये होता था अलग अलग मत बांधना, एक ही डिब्बे में सब बांध दो। अरे तो भाई मैं कहती थी पुलाव सालन या चावल दाल मैं एक डिब्बे में कैसे बांध। अरे बुब्बू सब एक जगह तो हो ही जाता है, बांध ही दो सब एक जगह तो बांध ही। एक दफ़ा क्या हुआ कि कर्फ्यू लग गया। अब जॉन साहब तड़प रहे हैं, कर्फ्यू में वक्फा तो आने का कोई इम्कान नहीं है, क्या करें। तो खैर वक्फा आया और ये नहीं पता चल रहा था कि उनका जो परमानेंट साकी है वो कहाँ पे है। तो खैर जासूसों के जरिए एक जगह मालूम करवाई गई, लसबेला के आसपास कहीं गलियों के अंदर। तो जॉन साहब वाज सो डेस्परेट कि वो रक्शे में बैठ के साथ गए और जो भी मिला माल लेके उन्होंने उड़स लिया। अब वापस जब रक्षा टर्न हुआ है तो टायर जलने शुरू हो गए, पथराव शुरू हो गया।
और पहली दफा मैंने जॉन साहब को देखा, वो दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह इस रक्शे पे कोई पत्थर न लगे। अब मेरे पास जो कॉल्स आती हैं वो आती हैं पटियाला से, सिख फ़ोन कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये आदमी हमें मार डालेगा। ये सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान से कॉल्स आती हैं मेरे पास, कहते हैं कि यार ये कौन आदमी था, ये मतलब क्या जो है बला है, ये हमें मार डालेगा। मतलब जॉन साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो सरहदों को पार करके आगे चली गई है। ये ऐसा सिलसिला नहीं है कि जो कि मतलब आपकी सरहद के हद तक है, ये आगे बढ़ चुका है सिलसिला। आपकी जब उनसे मुलाकात हुई तो आप काफ़ी कम उम्र थे। हाँ, मैं टीनेजर था। आप टीनेजर थे और वो उस वक्त भी काफ़ी मकबूल और मुस्तनद शायर थे। तो आपका साथ उनके साथ कैसे शुरू हुआ और क्या आप लोग क्या एक शायर जो बैठा हुआ मोहल्ले की टीनेजर से क्या बातें करते, क्या कदर मुश्किल? असल में एक वाक़या हुआ ऐसा कि हमारा एक सर्कल था कि हम 4-5 दोस्त थे जो कि लिटरेचर के हवाले से हमारी गैदरिंग होती थी। तो उसमें से एक दोस्त एक शाम मेरे पास आया शायद लेके, ये जो जॉन साहब का मजमुआ है वो लेके आया मेरे पास, कहने लगा कि यार खालिद जॉन एलिया को पढ़ा है? मैंने कहा नहीं। कह रहा है यार ये पढ़ो, ये फैज़ वगैरह सब छोड़ो। मैंने कहा क्यों, क्या है इसके अंदर? तो उसने मुझे एक शेर सुनाया, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। तो आप यकीन करें कि मैं सटपटा गया। ये लहजा, ये अंदाज़ और ये मौजू मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर उसने मुझसे दूसरी बात कही कि उर्दू की तारीख़ का पहला शेर है खालिद जो कि ब्रैकेट में कहा गया है। मैं हैरान हो गया ना, ब्रैकेट में? ए खुदा, ब्रैकेट में है जो कहीं नहीं मौजूद, क्या लिखा है हमारी किस्मत में। कह रहा है भाई इसको पढ़ो, ये है असल शायर, तुम किन चक्करों में पढ़े हुए हो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने शायद को पढ़ना शुरू किया। जब शायद को पढ़ा तो वाकई में एक दिमाग जो था वो खुलना शुरू हुआ कि भाई ये बिल्कुल एक नए डिक्शन का शायर है। तो उसी ज़माने में एक दोस्त से हमारी मुलाकात हुई। उसने कहा कि यार ये शायर जिसे तुम पढ़ते हो ये तो वाटर पम्प पे बैठा हुआ होता है और लस्सी पी रहा होता है वहाँ पे और काला चश्मा लगाया हुआ होता है। मैंने कहा नहीं यार तुम मजाक कर रहे हो, जॉन एलिया हैं ये। कहना है नहीं वो हमारे एक दोस्त हैं, यहाँ से मैं अपनी बाइक ठीक कराता हूँ तो मैं उनसे बात करता हूँ तो हमारी मुलाकात हो जाएगी उनसे। तो मैंने कहा अच्छा, बात करके देखो। तो वो स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे आते थे और वो स्पेयर पार्ट्स के जो मालिक थे वो शागिर्द थे उनके। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई मेरे कुछ दोस्त हैं वो इनसे मिलना चाहते हैं तो हमारी उनसे मुलाकात करवा दें। शायरी में शागिर्द नहीं स्पेयर पार्ट्स में नहीं, शायरी में। तो वो भी मुमकिन था, सही कह रहे हैं। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो वीकेंड पे उनको घर ले आता हूँ अपने और वहाँ हमारी नशस्त होती है, तो आप हमारे साथ आ जाएं तो बैठ जाएंगे। तो वहाँ मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। तो बहुत छोटा था मैं, तो उन्होंने मुझे देख के एक जुमला कहा कि मियाँ तुम्हारी एज का कोई लड़का मेरे साथ कभी बैठा नहीं है, तुम बैठ तो रहे हो लेकिन ये ख्याल रखना कि तुम कभी ज़माने के साथ चल नहीं पाओगे। तो वो तो उस वक्त तो मुझे जो है इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज एहसास होता है कि उसकी जो उनके साथ बैठने के जो असरात हैं वो वाकई में मतलब आम लोगों के साथ हमारी जहनी हम आहंगी नहीं हो पाती। तो आप से ही आगे आपने उनका मुअल्लिफ भी हैं, आपने उनकी किताबें जो हैं वो अपना उनका कलाम और उसके बाद उनकी जो नसरी काम है जी जी। और ये जो ताज़ा तरीन है ये रामूस। आप हाँ रामूस, जो इन्होंने मुझे बताया कि ये अलवाह हैं जो कि आसमानी सहीफ़े जो होते हैं उनके अंदाज में लिखी गई हैं। मैंने जी सही जी जी बिल्कुल। तो आपने ये जो उनको तालीफ़ करने का काम जो था ये आपने कैसे शुरू हुआ और किस तरह से ये
चल रहा? असल में जब इनसे शुरू में मुलाकातें हुई तो मेरी हैंड राइटिंग जो थी उनको पसंद आई काफ़ी। उन्होंने कहा कि तुम मेरे रजिस्टरों पे जो है इनको सही करके फेयर करके लिखो। तो उस ज़माने में मैंने इनके तकरीबन 4 या 5 रजिस्टर उनकी बयानें जो थी वो बनाई। फिर ऐसा हुआ कि जो उनके शागिर्द थे जिनके तवज्जुह से मेरी मुलाकात हुई थी उनकी डेथ हो गई कैंसर में। तो जॉन साहब से मुलाकातें वगैरह मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई क्योंकि मैं बहुत छोटा था और जो उनके लवाजमात होते थे वो मैं पूरे नहीं कर सकता था। तो फिर एक दिन मुझे जो है मालूम हुआ कि जॉन साहब मेरी गली के पीछे वाले घर में रह रहे हैं। तो मैं वहाँ पे एक एक घर की बैल बजा के वहाँ पे पहुँचा और इंटरकॉम से आवाज़ आती थी कि यहाँ पूछता था मैं कि जॉन एलिया हैं यहाँ। तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ जॉन एलिया नहीं रहते। तो इस वारफ्तगी में मैंने हर घर की जो है वो बैल बजाई और एक घर से जो है वो आवाज़ आई कि हाँ यहाँ जॉन एलिया रहते हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और आवाज़ आई कि ऊपर आ जाएं। मैं ऊपर चले गया। फिर आवाज़ आई ऐसे टर्न हो जाएं बाएं तरफ। मैं वहाँ पे टर्न हो गया तो वहाँ पे जॉन साहब बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, कोई ये बात होगी 5 साल के बाद की, उनसे जो मुलाकातें हुई उसके ये 5 साल के बाद की बात है। मुझे देख के रोने लगे, ज़ारों कतार रोने लगे। तो मैंने कहा जॉन साहब क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ पे आया कैसे? मैंने कहा जॉन साहब को ढूंढता हुआ आया हूँ मैं। कह रहे नहीं, तू यहाँ पे आ नहीं सकता, तू आया कैसे यहाँ? मैंने कहा जॉन साहब मैंने हर घर की बैल बजाई है, आपको ढूंढता हुआ आया हूँ मैं यहाँ पे। कहने नहीं, तू आया नहीं, तू ये भेजा गया है। तो ये बात मुझे आज महसूस होती है कि मैं एक आम सा आदमी कि जिसने कि इतना बड़ा काम जॉन साहब का कंपाइल कर दिया। तो इस बात से मुझे जॉन साहब की वो बातें जो कि वो ऐसे वजदान में कहते थे वो आज को भी है ना मुझे याद आती। ये उनकी ज़िंदगी में आपने तालीफ़ का काम शुरू कर दिया था या उनकी वफ़ात के बाद? यानी में मैंने उनको हेल्प आउट किया था। उस ज़माने में उनकी किताब आ रही थी यानी, उसी ज़माने में उनकी डेथ हो गई। उसमें मैंने उनके साथ थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया था। बाद में क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई थी, क्योंकि वो जो रजिस्टर थे मेरे हाथ के फेयर हुए हुए थे, तो उन्होंने मेरे हैंड ओवर कर दिए थे। क्योंकि वो चीज़ें वहाँ से गायब हो रही थी, लोग ले जाते थे, जो उनके फैंस आते थे, तो वो चीज़ें मैंने अपने पास रख ली थी, जो बाद में उनकी फैमिली की परमिशन से मैंने शाये की। मतलब लोग उनके इंतकाल के बाद उनकी शायरी चोरी करने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, उनके होते हुए। अच्छा, हाँ, मतलब उसका क्या मकसद, उसका क्या मकसद था कि बाद में अपने नाम आते थे? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मकसद। अच्छा, आते थे लोग वहाँ पे और वो कहते हैं देख साला चोर था, उठा के ले गया मेरी गजल। हाँ, तो ये बातें होती थी। सही सही। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जी अच्छा, जी 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 जी, काफ़ी चीज़ें उनकी गायब हुई हैं। मेरे पास जो कुछ था मैंने शाया कर दिया है। एक किताब का है मेरे पास मटेरियल, वो मैं शाया कर दूंगा। अच्छा, और वो आखिरी आपके वो पास आखिरी जो है, किताब होगी। लेकिन आपका ख्याल है कि और लोगों के पास भी, क्योंकि आप बिल्कुल ज़िंदगी में होगा, एक बिल्कुल हिस्से में होगा। उनके पास रहें तो और लोगों के पास भी होगा। बिल्कुल होगा। ठीक। बात यह है कि उसका जैसे किसी सैयारे के 2 रुख होते हैं ना, तो जॉन भाई का एक तकलीफ़ का, गम का, कर्ब का, तन्हाई और बेकसी का बहुत अजीब व गरीब रुख था। हम सब ने उनको बड़ी तलखी, तकलीफ़, परेशानी में देखा हुआ है। आप वो कलाम के चोरी होने की बात कर रहे थे, मेरे चचा को उन्होंने बुलाया कि थाने में रिपोर्ट करनी है। वो फला शख्स 7 रजिस्टर ले गया, वो नाम भी बताया, मुझे वो नाम याद है। और वो इस तरह उनका कलाम ले गया उनके, और ये कह के कि मैं इस कलाम को शाया करवा दूंगा। तो जॉन भाई ने ये तकलीफ़ भी देखी है। साहब, आपने फरमाया कि वो लिए लिए फिरते रहे। ये बात ज़रा सी गौर तलब है कि एक शख्स जो 1931 में पैदा हुआ, उसकी पहली किताब 90 की दहाई में आई। वो मुश्किल आदमी थे, वो मेटिकुलस आदमी थे, वो आपको मालूम है रूज़ के माहिर थे वगैरह वगैरह। तो कोई सबब है ना, अगर उनकी ज़िंदगी में एक ही किताब आई और ये है वो किताब, और इसी को मैं मुस्तनद मानता हूँ, तो उसका कोई सबब होगा। कि
उनके अंदर एक बड़ा एहसास जुर्म है, और वो एहसास जुर्म ये है कि उनके वालिद का कलाम नहीं छप सका, वो ये चाहते, और वो कलाम ज़ाया हो गया, तो उस वजह से उनको एक शर्मिंदगी सी थी कि मेरा कलाम कैसे छप जाए जबकि मेरे वालिद का कलाम नहीं छपा।